हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर श्वसन तंत्र, जो अध्याय नंबर 6 है। और ये 10वीं की एनसीईआरटी का, हिंदी मीडियम की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 6 है, जो हम अभी कर रहे हैं। हमने बच्चों बना रखा है ये मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम बना रखा है, जिसने हमने लेबलिंग कर रखी है, आपको दर्शा रखा है कौन कौन से अंग या कौन कौन से भाग जो है यहाँ पे दर्शा रखे हैं। ठीक है, तो पहला हमारा कौन सा है, ये नासाद्वार है ना। ये हमारा क्या होता है, नासाद्वार। दूसरा मुख गुहा, उसके बाद तीसरा क्या है, ग्रसनी, और चौथा क्या है हमारा, कंठ। बच्चों नासाद्वार से हम क्या करते हैं, वायु को अंदर ग्रहण करते हैं जो, और दूसरा क्या है हमारा मुख गुहा। मुख गुहा का अलग कार्य होता है, जैसे भोजन का क्या करना, भोजन को ग्रहण करने का कार्य होता है। तीसरा क्या हो गया, ग्रसनी, जो भोजन और जो श्वास होता है उसका कॉमन भाग होता है। उसके बाद कंठ के द्वारा हम क्या करते हैं, ध्वनि को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। पांचवा हमारे पास क्या है, श्वास नली, जो गैसों के परिवहन में सहायक होगी या श्वसन में सहायक होगी। उसके बाद 6 नंबर जो ग्रसनी, ये श्वास नली है, उसके बाहर ये उपास्थि बल्लियाँ पाई जाएंगी, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उपास्थि बल्लियाँ। उसके बाद 7 नंबर क्या हो गया, फुफ्फुस, जो लंग्स हैं हमारे, लेफ्ट और राइट दोनों, दायां और बायां, उसके अंदर क्या पाए जाएंगे, फुफ्फुस पाए जाएंगे। उसके बाद 8 नंबर हमारे पास क्या है, पसलियां, जो इसको सुरक्षा देने का कार्य करेंगे, किसको, फेफड़ों को, या रक्षा करने का कार्य करती है। उसके बाद दे रखा है हमारे पास अगला पॉइंट 10 नंबर, जो क्या है, श्वसनी। ये जो शाखाएं हैं दो, किसकी, श्वास नली की, उसे हम क्या बोलेंगे, श्वसनी बोलेंगे। श्वसनी के बाहर ये जो ब्रांचें उभरी हुई हैं, ये बाहर निकली हुई हैं, ये क्या है, श्वसनी का। और श्वसनी का के ऊपर क्या पाए जाएंगे, वायु कोश या कुपिका पाई जाएंगी। यहाँ हमने इसको दर्शा रखा है बच्चों, ये क्या है, श्वसनी, ये क्या है, श्वसनी। और ये श्वसनिका की जो शाखाएं हैं वो क्या हैं, श्वसनिका। इसके बाहर क्या है, कुपिका या कुपिका कोश। ये कुपिका कोश क्या करते हैं, ये गैसों के परिवहन में सहायक होती हैं। इसी के द्वारा, इन्हीं कुपिकाओं के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, जिससे रक्त क्या है, रक्त के अंदर जो आरबीसी होती है उसके अंदर क्या होता है, लाल रंग का हीमोग्लोबिन वर्णक होता है, जो इस ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाएगा, कोशिका तक। और वहाँ क्या मिलेगी, कोशिका को ऊर्जा मिलेगी। वहाँ से अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के लिए, अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन करने का कार्य भी कौन करेगा, हमारा हीमोग्लोबिन करेगा। तो हमने एक एक करके लेबलिंग पढ़ ली। यहाँ पे एक और जो रह गया, ये डायफ्राम, ये क्या करता है, श्वसन में सहायक होता है। जैसे ही वायु क्या है, अंदर आएगी, किसके अंदर, मुख गुहा, ये हमारे नाक द्वार के अंदर आएगी। नाक द्वार से जब ये श्वास नली के अंदर आएगी तो ये क्या है, नीचे की ओर डायफ्राम क्या है, संकुचित हो जाता है, नीचे की ओर फैल जाता है, जिससे वायु क्या है, अंदर आ जाएगी। और जब निःश्वसन होगा या जब वायु बाहर निकलेगी तो ये क्या होगा, संकुचित हो जाएगा या संपीड़ित हो जाएगा, जिससे वायु आसानी से बाहर निकाली जा सके। तो हमने एक एक करके सबके भाग पढ़ लिए हैं। अब हम इसके बाद आगे पढ़ रहे हैं नासाद्वार। अब नासाद्वार क्या होता है, नासाद्वार दे रखी है ना ये हेडिंग आपने, तो इसके अंदर पढ़ेंगे हम क्या करते हैं। नासाद्वार के अंदर हम वायु को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जो वायु हमारे नाक के अंदर जाएगी उसमें क्या होंगे, धूल वगैरह और अवांछित पदार्थ होंगे, जो अशुद्ध होंगे, उसको शुद्ध करने का कार्य कौन करेंगे। इसके अंदर बाल नुमा संरचनाएं होंगी छोटी छोटी, जिसके अंदर क्या होगा, श्लेष्मा होगा। जो श्लेष्मा होगा वो क्या करेगा, उन जीवाणुओं को रोकने का कार्य करेगा, जिससे वो जीवाणु अंदर ना जाएं, और वायु को क्या कर देगा, शुद्ध कर देगा। जो अशुद्ध वायु थी उसको शुद्ध करके आगे भेजेगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये तापमान होता है, जो वायु का बाहर का तापमान है और हमारे शरीर के अंदर का जो तापमान है वो क्या है, दोनों में अंतर है। तो वह बाहर की जो गर्म वायु है उसको ठंडा रखने का कार्य कौन करेगा, यही जो बाल है या यही श्लेष्मा है, ये उस वायु को ठंडा कर देगा। उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं किसके बाद, वायु कहाँ चली जाएगी हमारी, नासाद्वार से आगे कहाँ चली जाएगी, श्वास नली के अंदर, ग्रसनी से होते हुए श्वास नली के अंदर चली जाएगी। ये ग्रसनी क्या होती है, दोनों मुख गुहा और भोजन और श्वास या श्वसन के लिए कॉमन होता है, दोनों के लिए कॉमन मार्ग होता है ना, सामान्य पथ होता है दोनों के लिए। जो ग्रसनी होती है यहाँ पे, यहाँ से भोजन भी आएगा और क्या आएगा, श्वसन भी होगा हमारा, है ना, गैसों का आदान प्रदान होगा।
तो ये श्वास नली क्या है? इस श्वास नली जो गैसों के परिवहन में सहायक है, जो गैसों के परिवहन में सहायक है, उसके बाहर क्या पाए जाएंगे? उपास्थि वलय पाए जाएंगे। ये पढ़े ना यहाँ पे छल्ले, क्या है? सी शेप्ड ये छल्ले पाए जाएंगे, उपास्थि वलय बोलते हैं, जिसे ये क्या करेंगे? इसको संकुचित होने से रोकेंगे। किसको? श्वास नली को, जिससे यह पिचके नहीं, है ना। जब वायु अंदर आएगी तो क्या है? ये पिचक ना जाए, है ना, श्वसन आसानी से हो। उसके लिए क्या होती है? उसके बाहर उपास्थि वलय पाए जाएंगे। अब वायु यहाँ से कहाँ चली जाएगी? इस श्वसनी के द्वारा दाएं फेफड़े में और बाएं फेफड़े में चली जाएगी। वहाँ पे क्या होंगी? ये अलग अलग शाखाएं बटी हुई हैं। ये शाखाएं क्यों बटी हुई होती है? क्योंकि गैसों का परिवहन क्या हो? बहुत ज़्यादा हो, है ना। गैसें क्या हो? विस्तृत आसानी से हो, क्षेत्रफल प्रदान करती हैं, जिससे श्वसन की प्रक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये क्या है? ये शाखाएं क्या है? फैल जाती हैं और इन्हीं श्वसनिका के बाहर क्या पाए जाएंगे? कुपिका कोश पाए जाएंगे, जिसके अंदर क्या होंगी? कुपिकाएं होंगी, बहुत सारी कुपिकाएं होंगी। यही कुपिकाएं क्या करती हैं बच्चों? श्वसन में सहायक होंगी ना, गैसों के आदान प्रदान में सहायक होंगी। ये मैंने लिख रखा है। ये कुपिकाएं कैसी होती हैं? गुब्बारेनुमा संरचनाएं होती हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, ये क्या है? गुब्बारेनुमा संरचनाएं। और ये गैसों का विनिमय करती हैं, गैसों के आदान प्रदान में सहायक होती है। कौन? यही कुपिकाएं। इनकी भित्ति रुधिर वाहिकाओं से युक्त होती है। किसकी भित्ति रुधिर वाहिकाओं से युक्त होती है? इन्हीं जो गुब्बारेनुमा संरचनाएं हैं, इनकी भित्ति किसके युक्त होती है? रुधिर वाहिकाओं के। क्यों होती है? क्योंकि इनमें गैसों का आदान प्रदान करना है। जो बच्चों हम क्या कर रहे हैं? श्वसन कर रहे हैं। कहाँ से? हम नाक से जो वायु वगैरह जो ले रहे हैं, है ना, गैसें ले रहे हैं जो, वो कहाँ चली जाएंगी? श्वास नली के द्वारा कहाँ चली जाएंगी? हमारे फेफड़ों के अंदर, जो दाएं और बायां आई है ना, लंग्स हमने बता रखे फेफड़े, और वहाँ से वो कहाँ जाएंगी? कुपिकाओं के अंदर। अब कुपिकाएं ही क्या करती हैं? गैसों के विनिमय में सहायक होती हैं। तो जैसे इनमें रुधिर वाहिकाएं होंगी, रुधिर वाहिकाओं से क्या आएगा? रक्त आएगा। और उन रक्त में क्या होगा बच्चों? हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक होता है। उन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक होता है, जो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। ऑक्सीजन और CO2 दोनों के, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में सहायक होता है। तो वो क्या करता है? इन्हीं ऑक्सीजन को लेके जाने का कार्य करता है। कहाँ पे? कोशिका के अंदर। क्यों लेके जाएगा? क्योंकि वहाँ पे हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। अभी वहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ है, कोशिका जब श्वसन करेगी तो ऊर्जा भी बनेगी और अपशिष्ट पदार्थ ही बनेंगे। उन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का कार्य कौन करेगा? वही हीमोग्लोबिन करेगा। वहाँ से CO2 को वापस फेफड़ों से बाहर निकालने का कार्य कौन करेगा? यही हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक करता है। अब आगे पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या है? वक्ष गुहा, वक्ष गुहिका। ये डायफ्राम हमने दिखा रखा है। जब वायु अंदर आएगी तो ये क्या हो जाएगा? फैल जाता है। कौन? ये डायफ्राम, जिससे वायु अधिक से अधिक ग्रहण की जाए। जैसे हम क्या कर रहे हैं? जैसे मैं श्वसन कर रहा हूँ, देखो अभी ग्रहण करूँगा, तो जब मैं वायु अंदर ले रहा हूँ तो ये क्या है? डायफ्राम नीचे की ओर फैल जाता है, जिससे वायु वक्ष गुहा में अधिक से अधिक ग्रहण की जाए और श्वसन प्रक्रिया आसानी से हो। अब हम क्या करेंगे? निःश्वसन करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? वायु को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा, जिससे वायु आसानी से बाहर निकल जाए। उसके बाद गैसों के परिवहन आसानी से हो, उसके लिए इसमें अपशिष्ट आयतन होता है जो गैसों का, वो हमेशा इसमें रिजिड वॉल्यूम होता है, वो हमेशा पड़ा रहता है। क्यों पड़ा रहता है? ताकि CO2 को आसानी से ग्रहण किया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है? आसानी से बाहर निकाला जाए। तो हमने ये पढ़ा कि नासाद्वार के अंदर कैसे गैस आती है और गैसों का कैसे ग्रहण किया जाता है। उसके बाद गैस को कैसे अशुद्ध से उसको क्या किया जाए? शुद्ध किया जाता है। इसमें कैसे श्वास नली के बाहर उपास्थि वलय पाए जाएंगे और कैसे कुपिका कोश से कुपिकाओं के अंदर गैसों का विनिमय कैसे होगा, फिर वो कोशिकाओं तक कैसे जाएगी, वहाँ से ऊर्जा कैसे मिलेगी, फिर अपशिष्ट पदार्थों का कैसे निष्कासन होगा, वो हमने एक एक करके सबका पढ़ा। फिर हमने डायफ्राम का पढ़ा कि कैसे फैल जाता है, उसके बाद कैसे संकुचित हो जाता है, जिससे श्वसन की प्रक्रिया आसानी से हो। तो अभी हमने पढ़ा बच्चों श्वसन तंत्र। बच्चों कितना समझ में आया ये जरूर बताना। और बच्चों